हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन्स यूनिट का थर्ड लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पढ़ लेंगे आज हम। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि एल्केन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समझिएगा कौन कौन सी फिजिकल इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे क्या कुछ होता है, सब कुछ इसमें हम समझेंगे। तो आप थोड़ा कंसंट्रेट करना मेरी तरफ। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा पोलर नेचर देखेंगे एल्केन्स का। चूँकि एल्केन्स में हमें पता है कि एल्केन्स में कार्बन और कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चूँकि कार्बन और जो कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब कार्बन और कार्बन एक ही किस्म के एटम्स हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी होगी। तो देयर फोर यहाँ पर कोई पोलर नेचर नहीं होगा। पोलर नेचर वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होते हैं या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो वहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, अगर हमारे पास कोई आयनिक बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें क्या होगा, जो Na है, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या है, ये जो दो एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। देयर फोर्स यहाँ पर पोलर नेचर आ जाता है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड। और जो बॉन्ड इनके में होते हैं उसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्लियर? तो आइए अगर हम देखेंगे एल्केन्स की बात करें, हम एल्केन्स में हमारे पास जो कार्बन और कार्बन एटम होता है, एक कार्बन एंड सेकंड कार्बन, चूँकि ये दोनों एक ही एटम्स हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इक्वल है, तो यहाँ पर कोई भी पोलर नेचर प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा, नॉन पोलर बाउंड होगा। सिमिलर वे में अगर CH की भी हम बात करें, CH में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको भी हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ आल्सो अ नॉन पोलर। ओके, बट अगर देखा जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन में माइनर सा फर्क होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से यहाँ पर वेंडरवाल्स, बहुत वीक वेंडरवाल्स फोर्सेस आ जाती हैं। ओके, फिर आगे हम देखेंगे ये वीक वेंडरवाल फोर्सेस इसकी फिजिकल स्टेट के लिए किस तरीके से डिपेंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? मतलब आपको एक बात समझ आ गया होगा कि इन केस ऑफ एल्केन्स, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर almost non-polar in nature, or we can say that alkanes are mostly non-polar in nature. Clear? Okay, next. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, चूँकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से उस थोड़े से डिफरेंस की वजह से इनके अंदर वीक वेंडरवाल्स फोर्सेस आ जाती हैं, एंड दीज वीक वेंडरवाल्स फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनकी फिजिकल स्टेट के लिए। ओके, अगर देखा जाएगा, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये देखा गया है कि फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स, दैट इज फ्रॉम कार्बन फर्स्ट टू कार्बन फोर, ये रूम टेम्परेचर में गैशियस स्टेट में होती है, मतलब गैसेस होती हैं कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक। ओके, क्यों? अब इनमें थोड़ी वेंडरवाल्स फोर्सेस बहुत कम होती हैं। क्यों? वेंडरवाल्स फोर्सेस डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के साइज पर, और मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करेगा और मॉलिक्यूल की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, या मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल बड़ा होगा, जितना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वेंडरवाल्स फोर्सेस होंगी। तो जितनी ज़्यादा वेंडरवाल्स फोर्सेस होंगी उतनी ज़्यादा जो फिजिकल स्टेट होगी वो जाएगी सॉलिड्स की तरफ। ओके, अब कार्बन फर्स्ट लेकर कार्बन 4 तक देखा गया है कि ये जो एल्केन्स होते हैं ये गैसेस होते हैं, और कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक नॉर्मली देखा गया है कि ये जो एल्केन्स लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, एंड हायर एल्केन्स आर जनरली प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ सॉलिड्स, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स।
क्यों? क्योंकि कार्बन 18, 19, 20 एंड सो ऑन आगे अगर देखा जाएगा तो उनका स्ट्रक्चर, उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होगा। बड़े स्ट्रक्चर की वजह से इनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस कुछ हद तक थोड़ी स्ट्रांग होंगी, ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर है सॉलिड देखा गया है। अगर कलर और ऑर्डर की बात करें, दीज आर कलरलेस एज वेल एज ऑर्डरलेस। ओके, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, ईजी है। उसके बाद सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। यहाँ पर एक बेसिक सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, उसको हम बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब जो पोलर कंपाउंड होगा, जो पोलर कंपाउंड होगा, पोलर पोलर के साथ ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर के साथ। अगर हम देखेंगे एल्केन्स की बात करें, एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। मतलब पोलर, अभी हमने ऊपर बात की, अब डिस्कस किया हमने कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब चूंकि नॉन पोलर है, अब ये अगर डिसॉल्व होगा किसी नॉन पोलर कंपाउंड में होगा, पोलर कंपाउंड में डिसॉल्वेबल नहीं होगा। अगर देखा जाएगा वाटर की हम बात करते हैं, चूंकि वाटर के अंदर हमारे पास H2O ये फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर पोलैरिटी की हम बात करें, मैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। वाटर का स्ट्रक्चर जो क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वाटर का स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। चूंकि अगर देखा जाएगा इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब इस पर स्लाइड सा नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइड सा पॉजिटिव चार्ज, इस पर स्लाइड सा पॉजिटिव चार्ज और इस पर फिर से स्लाइड सा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है चार्जेस का। हाइड्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन एटम। एज अ रिजल्ट, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, जब ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन के बीच में जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये ऑक्सीजन एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन में चले जाएगा। इसलिए ये वाले, इस वाले बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, और इस वाले बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर स्लाइड से नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर स्लाइड से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एज अ रिजल्ट ये जो पूरा कंपाउंड बनता है, ये पूरा कंपाउंड पोलर होता है, पोलर। अब हम जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं, ये तो नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर एल्केन्स वाटर के अंदर मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। इसको हम बोलते हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मीन्स दे डोंट लव वाटर, दे डू नॉट मिक्स विद वाटर, दे डू नॉट मिसेबल इन वाटर। ओके, ये होता है। अब सॉल्युबिलिटी में हमने क्या देखा कि एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए अगर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा वो हमारे पास हो सकता है सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि हमने देखा कि फिलहाल तो कंपाउंड नॉन पोलर है और यहाँ पर तो नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर देखा जाएगा इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच होता है कार्बन के साथ, थोड़ी बहुत माइनर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है। ड्यू टू माइनर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वहाँ पर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज अराइज होती हैं। वही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए। अगर देखा जाएगा जितना स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उतनी ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। जितनी ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी ऑफकोर्स उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। Therefore, it has been observed that with increase in the size of, with increase in the molecular weight of alkanes, the boiling point also increases. Clear? And same trend is followed in case of melting points. कुछ exceptions वगैरह बीच में होती हैं, वहाँ बाद में देखते हैं। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखिए मीथेन का यहाँ पर मैंने कुछ हाइड्रोकार्बन, कुछ एल्केन्स का मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर ऑब्जर्व अगर आप करेंगे, थोड़ा देखेंगे यार, मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मीथेन का वो है 111 और इथेन का 184, 230 एंड 272। ये हमारे पास कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं किसके, एल्केन्स के। मींस एल्केन का साइज जितना बड़ा होता जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। मॉलिक्यूलर वेट जितना इंक्रीज होते जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन।
क्लियर? दीज वर सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे. जैसा कि हमने पहले ही देखा कि वाटर के साथ भी इंसॉल्युबल होते हैं. अगर देखा जाएगा लगभग एल्केन्स इनर्ट होती हैं टुवर्ड्स एसिड, टुवर्ड्स बेसिस, या हम एजेंट्स की बात करें जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मतलब लगभग अगर देखा जाएगा ये इनर्ट होते हैं. लेकिन कुछ भी इन कंडीशंस के बावजूद ये देखा गया है कि एल्केन्स कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं. तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस. इस लेक्चर में तो सारी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कुछ जितनी हो सकेंगी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. ओके, द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, थोड़ा बहुत इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर एक्चुअली दोज रिएक्शन इन विच वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ. अगर मेरे को जगह यहाँ पर मिलेगी कहीं, मैं आपको जनरल एक एग्जांपल बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे. ओके, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी. सपोज ये मेरे पास एक कंपाउंड है ए और इसके साथ यहाँ पर बी. सपोज एक कंपाउंड सी है, इसके साथ सी से रिएक्ट कर रहा है. अब क्या होगा, देखिए इधर, अगर मान के चलते हैं ये वाला सी इस बी को रिप्लेस करेगा, अगर इनकी रिएक्शन होगी, ये सी रिप्लेस करेगा बी को, ए अपनी जगह रहेगा, बी की जगह सी आ जाएगा, ए सी, और बी बाहर निकल जाएगा. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर ग्रुप, बी इज रिप्लेस्ड बाय सी. ठीक है, इनको हम बोलते हैं दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब सी ने बी को सब्स्टिट्यूट किया. एनी कंफ्यूजन? ओके, आइए अगर हम और देखेंगे इन केस ऑफ एल्केन, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो जैसे नाइट्रेशन होती है, या सल्फोनेशन होती है, नाइट्रेशन होती है, हेलोजिनेशन होती है, वगैरह वगैरह. आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन पर, क्योंकि हेलोजिनेशन देखा गया है कि बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस या बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शंस इन केस ऑफ एल्केन ये देखा गया है कि हेलोजिनेशन ही होती है. मतलब हेलोजन्स ही इसको रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को. इन केस ऑफ एल्केन अगर यहाँ पर हम देखेंगे हेलोजिनेशन कैसे होगी, यहाँ पर जो एल्केन का हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोकार्बन है ना, जो हाइड्रोजन एटम है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा यहाँ पर हेलोजन. लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर होना चाहिए 573 अबो होना चाहिए, लगभग 773 तक टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन होगी. या अगर सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी, उनमें ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है. तो अगर लोअर एल्केन्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं देखा गया है, हायर एल्केन्स में देखा गया है कि किसी केस में. आइए थोड़ा बहुत हेलोजिनेशन को डिस्कस करते हैं इस केस में. देखिए सबसे पहले हमारे पास मीथेन है. अगर मीथेन को क्लोरीन के साथ ट्रीट हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लोरीन की होमोलिसिस, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से कौन सा वाला मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, तब जाके केमिकल रिएक्शन होती है. थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. ये जो मीथेन है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH4 ऐसे है. ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन. ओके, अब ये जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन ऐसे, ये क्लोरीन Cl2 है ना, ये क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड Cl2, यहाँ पर होती है एक्चुअल में इनकी होमोलिसिस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस क्लोरीन पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस वाले क्लोरीन पर. अब क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा फ्री रेडिकल की फॉर्म में, ये क्लोरीन अटैक करेगा इस कार्बन एटम पर, और यहाँ पर भी होमोलिसिस हो जाती है. ये हाइड्रोजन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाता है कार्बन पर, यहाँ पर ये बन जाता है कार्बन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर बन जाता है ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. तो एक वाला क्लोरीन, जो ये वाला कौन सा, मैं इस पेन से आपको बताता हूँ, ये वाला जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैच हो जाता है इस वाले कार्बन के साथ. ओके, और ये वाला जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये अटैच हो जाता है इस वाले हाइड्रोजन के साथ. एज अ रिजल्ट क्या कंपाउंड बन जाता है, यहाँ पर C के साथ, कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन साथ रहते हैं, और इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर आ जाता है ये वाला क्लोरीन. क्लियर? अब ये बन जाता है CH3Cl, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड. अब देखो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर मीथेन का जो हाइड्रोजन एटम था, इस हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन के एटम ने रिप्लेस कर दिया, और ये वाला जो दूसरा वाला क्लोरीन है, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl, ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड
मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर हेलोजिनेशन होता है। अब सिमिलर वे में अब ये जो CH3Cl है ये वाला, क्लियर? अब ये CH3Cl फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ दूसरे स्टेप में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन फ्री प्लेस हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन आ जाएगा, अब बन जाएगा CH2Cl2। सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसी वे में दूसरा वाला क्लोरीन एटम भी इसको रिप्लेस करेगा, अब बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? अब नेक्स्ट और हो गए, और रिएक्ट होगा। जैसे अब ऊपर CH2Cl2 बन गया, अब ये CH2Cl2 फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अब ये क्लोरीन इससे एक वाला हाइड्रोजन को फिर से रिप्लेस करेगा, बन जाएगा CHCl3, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको क्लोरोफॉर्म भी नॉर्मली कॉमन नेम इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। ओके। अब एक हाइड्रोजन और है, इस एक हाइड्रोजन को CHCl3 को फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और CCl4 बनाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोरीन एटम तब तक रिएक्ट करता जाता है जब तक ना एल्केन के हाइड्रोजन एटम्स खत्म हो जाते हैं। अब बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए, अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। ये भी देखा गया है कि यहाँ पर इथेन भी पार्टिसिपेट कभी कभार करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 अगर इसके साथ भी रिएक्ट करेगा क्लोरीन, ये भी इस तरीके से रिएक्ट करेगा। मतलब इस वाले यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है, इस 3 हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोइथेन। मतलब CH3 तो ऐसे ही रहेगा, इस CH3 की जगह CH2Cl बन जाएगा, मतलब CH2 और Cl बन जाएगा। क्लियर? CH2Cl, ये बन जाएगा क्लोरोइथेन। आगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो मैकेनिज्म में ये बात और भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन की बात करें, अगर रिप्लेसमेंट की बात करें, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी कार्बन्स के बारे में बताया हुआ था। ये देखा गया है कि अगर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की हम बात करें, एल्केन्स के अंदर जो टेरिशरी एल्केन्स होते हैं, टेरिशरी, उनमें देखा गया है कि सबसे इजीली हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलोजन की हम बात करें, हेलोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आप जानते हैं फ्लोरीन होता है, ठीक है, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका मतलब ये हुआ विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। ये देखा गया है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि हम इसकी रिएक्शंस को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते इजीली, मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाता है। क्लोरीन और ब्रोमीन तो इजीली रिएक्ट करते हैं, लेकिन आयोडीन थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। इसको रिएक्शन करने के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ओके, इसके अलावा हमारे पास आयोडिक एसिड है HiO3। मतलब ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर होते हैं फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयोडीन। क्लियर? आगे मैंने नोट्स में पूरा आपको ये लिखा हुआ है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब मैंने मैंने आपको PDF का लिंक रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सारे के सारे नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे नोट्स आपके PDF में डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। ओके, चलते हैं हम आगे। मैंने यहाँ पर वो सब बताया जो मैंने आपको बोल दिया, सारा लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। ओके, अगर हम हेलोजिनेशन की बात करें, हेलोजिनेशन एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ओके, एक्चुअली में फ्री रेडिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। या आप अगर हायर क्लास में भी जाएंगे, वहाँ पर आपको जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक, मतलब जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तब तक आपको फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म आपको पढ़ने हैं। अगर आज आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो हायर क्लासेस में भी सेम मैकेनिज्म आपने फॉलो करना है और सेम रूल फॉलो करना है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, आइए इसमें अगर हम देखेंगे, इस मैकेनिज्म में मोस्टली 3 स्टेप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है इनिशिएशन, दूसरा हमारे पास होता है प्रोपगेशन, और तीसरा हमारे पास होता है टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप अपने समझते हैं। इनिशिएशन में क्या होगा, टर्म खुद इंडिकेट करती है, खुद एक्सप्लेन कर, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। इनिशिएशन करती है, पूरी रिएक्शन को इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है। कैसे स्टार्ट करेगी मैं आपको समझा दूंगा आगे, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पूरी रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट इज प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन्स बढ़ाना, प्रोपगेट करना, रिएक्शन को और बढ़ाना आगे। रिएक्शन को कैसे बढ़ाएगा उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या करेगा, पूरी रिएक्शन को स्टॉप करेगा। अब जो रिएक्शन प्रोपगेट हो रही होगी, जो बढ़ रही होगी, स्प्रेड हो रही होगी, उसको जो स्टॉप करने वाला होगा दैट विल बी टर्मिनेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके, लेट्स मूव
फॉरवर्ड। आइए अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। क्लियर? इनिशिएशन क्या करेगा? ये पूरी रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। इनिशिएट कैसे करेगा देखिए, मैं आपको ज़रा बहुत इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। ये इसको इनिशिएट करेगा कैसे? सबसे पहले जो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 होता है, Cl2, ओके। ये Cl2 को मैं अगर ऐसे ना लिखूं, इस Cl2 को ऐसे भी मैं लिख सकता हूं बॉन्ड की फॉर्म में, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ओके। ये देखा गया है जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता है, ये देखा गया है कि ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, मतलब इट इज मोर स्ट्रांगर देन दिस बॉन्ड। मतलब क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, कार्बन का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्लोरीन के जो ये बॉन्ड होता है ये पहले ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। रिएक्शन की इनिशिएशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है, मतलब पूरी रिएक्शन, पूरी जो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन है वो स्टार्ट क्लोरीन के मॉलिक्यूल से हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता है, आप जानते हैं कि बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये 2 तरीकों से टूट सकता है बॉन्ड। कैसे, मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास बी, क्लियर? इनके बीच में ये बॉन्ड है। अगर सपोज इन 2 एटम्स की ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, मतलब ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। इसको मैं थोड़ा स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब बी थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ए और बी के बीच में, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, ये ए क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर चार्जेस जनरेट होंगे। और इस ए पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस बी पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ए, ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट करेगा, अपने ऊपर ले जाएगा और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बी के पास तो इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, इसके पास डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की हो गई, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बट अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना डिफरेंस नहीं होगा, इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक के ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे, यहाँ पर होगा होमोलिसिस। क्या होगा? होमोलिसिस। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ। सपोज ये बॉन्ड है, अब होमोलिसिस नहीं, ये मतलब अब हेट्रोलिसिस नहीं होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे के ऊपर। अब क्या होगा, इस ए पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल जनरेट हो जाना। क्लियर? सेम इज द केस विद क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। अब चूंकि दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक क्लोरीन के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे क्लोरीन के ऊपर। अब यहाँ पर हो जाएंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। सेम मैंने यहाँ पर बात आपको बताई है। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट क्या हो जाता है कि होमोलिसिस हो जाती है। यहाँ पर ड्यू टू होमोलिसिस इन क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक क्लोरीन पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे क्लोरीन पर, और जनरेट हो जाएंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। ये चेन की इनिशिएशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। केमिकल रिएक्शन शुरू ही यहीं से होती है इन केस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। क्लियर? कहाँ से स्टार्ट हुआ? होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन। अब इससे क्या रिजल्ट में, प्रोडक्ट में क्या बना? क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन गए। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपगेशन। आइए प्रोपगेशन को डिस्कस करते हैं। प्रोपगेशन में क्या होगा, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोपगेशन में क्या होगा कि प्रोपगेशन में पूरी रिएक्शन प्रोपागेट होगी। मतलब प्रोपागेट होने का मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन में बढ़ती जाएगी रिएक्शन। कैसे बढ़ती जाएगी? अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन कैसे बढ़ेगी। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऊपर वाली, अगर हम ऊपर स्टेप की बात करें, पहले स्टेप की बात करें इनिशिएशन के स्टेप की, वहाँ पर हमारे पास बना था क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, इस मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। ओके, अब ये जब अटैक करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये चीज़ समझने की चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन पर कैसे अटैक करता है। ये हमारे पास है कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन,
ठीक है। बाकी 3 हाइड्रोजन मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, आप खुद अंडरस्टूड है आपके लिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं बाकी हाइड्रोजन एटम। मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रहा हूँ इस हाइड्रोजन और इस कार्बन की बात। अब जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल होते हैं ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये किसी न किसी कंपाउंड के साथ, किसी न किसी एटम के साथ, किसी न किसी फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। मतलब ये रिएक्शन विद इन सेकेंड्स हो जाती है, मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाती है ये रिएक्शन। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये वाला बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड में क्या होगा, थोड़ा इसको मैं काम करता हूँ। ओके, देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, यहाँ पर होमोलिसिस हो जाती है, इस पर एक पेयर जाता है और इस पर दूसरा पेयर जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर कार्बन पर भी एक फ्री रेडिकल आ जाता है, एक मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और हाइड्रोजन पर भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब ये क्लोरीन क्या करता है, इसको बोलता है तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, हम बॉन्ड। अब जानते हैं कि एक बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये क्लोरीन बोलता है हाइड्रोजन को तेरे को भी एक चाहिए, मेरे को भी एक चाहिए, आज बॉन्ड बना लेते हैं। अब क्या ये एग्रीमेंट करते हैं, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन देता है। एज अ रिजल्ट इनकी हो जाती है यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग, और ये बनाते हैं HCl का मॉलिक्यूल बन जाता है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर पीछे क्या बचा, ये कार्बन और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन और साथ में एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बनता है यहाँ पर, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर। प्रोपगेशन के इस वाले स्टेप में, प्रोपगेशन में और भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने पहले ये याद रखना है कि जो इनिशिएशन में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना था, उस फ्री रेडिकल ने अटैक किया था मीथेन के मॉलिक्यूल पर, और मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करने के बाद उसने मीथेन का एक हाइड्रोजन ले लिया और बना दिया HCl मॉलिक्यूल। अब मीथेन का जो मॉलिक्यूल था उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, उसको हम बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, देखिए फर्दर मैं आपको बताता हूँ ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा। देखो मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है, जो मैंने अभी तक आपको बताया यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप यहाँ से इसको इजीली देख सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना, देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, अब क्लोरीन फिर उसी तरीके से होमोलिसिस के अपना वो बॉन्ड तोड़ेगा, जहाँ से फिर क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे। एक वाला फ्री रेडिकल, चूंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बोलते हैं चल हम एग्रीमेंट करते हैं, हम बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पर मीथेन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। क्या बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड। और साथ में जो ये क्लोरीन का ये वाला फ्री रेडिकल था एज सच बाहर निकल जाता है फिर से। मतलब प्रोपगेशन में तभी इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन की प्रोपगेशन हो जाती है, रिएक्शन बढ़ती है। पहले मिथाइल फ्री रेडिकल बना था, अब क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। अब जब और दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे फिर से एक मिथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा, है ना। इस तरीके से रिएक्शन होती जाएगी, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते जाएंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल बनते जाएंगे, वापस में फिर से रिएक्ट करते जाएंगे। इस तरीके से ये पूरी की पूरी रिएक्शन प्रोपगेट करेगी। क्लियर। यही मैंने लिखा यहाँ पर, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड द क्लोरीन फ्री रेडिकल रिपीट द अबोव केमिकल रिएक्शन अगेन एंड अगेन, दस प्रोपगेट्स द रिएक्शन अप टू सर्टन पॉसिबल स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू सर्टन पॉसिबल स्टेप्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब इनकी भी कोई लिमिट होगी रिएक्ट करने की। मतलब अगर रिएक्टेंट जब तक है तब तक ये रिएक्ट करते जाएंगे, जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद फर्दर रिएक्शंस नहीं होंगी। एंड द फाइनल स्टेप इज टर्मिनेशन। अब इस रिएक्शन को टर्मिनेट करना है, खत्म करना है। देखो क्या होगा, अब प्रोपगेट हुई ये पूरी रिएक्शन, जब प्रोपगेट हुई, प्रोपगेशन के बाद जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट थे वो सारे के सारे रिएक्टेंट खत्म हो गए। अब जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे, जो फाइनल वहाँ पर बचेंगे, वो जो फाइनल लास्ट पर वहाँ पर जो एटम्स वगैरह बचेंगे, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट बनाकर पूरी रिएक्शन को टर्मिनेट करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर क्या था, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, मिथाइल फ्री रेडिकल बना, 2 ही फ्री रेडिकल बने ना, एक बना क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड सेकंड वन इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अब देखो जितने भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बने लास्ट पर, वहां पर 3 पॉसिबिलिटीज है, या क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे इथेन। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इथेन की फॉर्मेशन भी वहाँ पे होती है, और ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से इथेन बनता है इन केस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, देखो यहाँ पर इथेन बन गया कैसे, जब मिथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्ट करते हैं
ओके, मतलब यहाँ पर इथेन की फॉर्मेशन होती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बनाएंगे। और यही तो हमारा मकसद है, मिथाइल फ्री रेडिकल, है ना। इसी को तो हेलोजिनेशन कहते हैं। इस तरीके से जब ये पूरे के पूरे रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं, लास्ट पे ये आपस में डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देते हैं ये। इस तरीके से पूरी की पूरी रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर? अगर आपको कुछ समझ आया होगा, अगर आपने इस पूरे लेक्चर से कुछ समझा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।